हम लोग मान लो उसको, सॉरी, हम लोग मान लो उसको ए बोलते हैं, दूसरे नंबर को बी बोलते हैं और तीसरे नंबर को सी बोलते हैं। हमें क्या करना है, 3 नंबर यूजर से इनपुट में लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये चेक करके बताना है कि इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ा है। तो अब अगर मुझे ये पता करना हो कि ये 3 नंबर्स में से कौन से नंबर को लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे इस फर्स्ट नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा इस वाले नंबर से, सेकंड नंबर से, कि क्या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से या नहीं। जैसे मैं चेक करूंगा ए ग्रेटर है बी से या नहीं। ठीक है, तो अब इसके दो चांसेस, दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, या तो आंसर निकलेगा ट्रू या तो आंसर निकलेगा फॉल्स। ठीक है, ट्रू का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। अगर ए जो है बी से ग्रेटर निकल जाता है, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो फिर हमें चेक करना होगा कि क्या ए सी से ग्रेटर है या नहीं। अगर ए बी से ग्रेटर तो निकल ही गया, अगर ए सी से भी ग्रेटर निकल जाता है, इसका मतलब ए जो है सबसे लार्जेस्ट है। तो फिर हम, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ए ग्रेटर है सी से या नहीं। ठीक है, अब क्योंकि ये कंडीशन आप चेक करो, तो यहाँ फिर से दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक ट्रू की एक फॉल्स की। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसका क्या मतलब है, वो ए जो है वो बी से भी ग्रेटर था और ए जो है वो सी से भी ग्रेटर था, यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा निकला, ए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या मतलब होगा, अगर ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो हमने चेक किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, इसका मतलब है कि ए जो है बी से तो ग्रेटर था, लेकिन ए जो है सी से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब ए सबसे लार्जेस्ट तो नहीं है। इसका मतलब इस तीनों लाइन को अगर मैं ऐसा लिख के दूं कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, लेकिन ए जो है वो सी से स्मॉलर है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें सी जो है सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि आपको सी और बी का रिलेशन नहीं पता कि सी से ग्रेटर है बी या नहीं, है ना। यानी इस केस में हमें ये पता चलेगा कि ए जो है वो ग्रेटर तो नहीं होगा। यहाँ पे ए ग्रेटर होगा कब, जब ए बी से भी ग्रेटर है और ए जो है वो सी से भी ग्रेटर है। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, अगर ए जो है बी से ग्रेटर नहीं होता, फॉल्स कंडीशन होता, तो फिर हम चेक करते, यहाँ पे देखते कि इतना तो समझ में आ गया, ए जो है लार्जेस्ट नंबर नहीं आ रहा है, यानी बी जो है वो ए से तो बड़ा है। तो हम चेक करेंगे फिर बी और सी के बीच में कि बी और सी में कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या बी ग्रेटर है सी से या नहीं। अगर ये बी ग्रेटर होगा सी से, इसका मतलब कि बी जो है वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी को हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग में करना होता है यही सारे काम, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब कि हमें यहाँ पे इफ और एल्स यूज करना होगा। इफ और एल्स, आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा, इफ और एल्स होता है, इफ के बगल में हम एक कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी चलती है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की बॉडी चलती है। इसी को और जनरलाइज्ड वे में अगर आप कहो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एक इफ लिखेंगे, उसके बगल में हम पहला कंडीशन लिखेंगे, C1 मैं लिख देता हूं यहाँ कंडीशन 1। ये ट्रू हो गया तो इफ की बॉडी चलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एक दूसरा कंडीशन चेक करेंगे जिसको एल्स इफ बोलते हैं, एल्स इफ। और इस एल्स इफ के पास एक सेकंड कंडीशन होता है C2। ठीक है, इस C2 का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये वाली बॉडी चलेगी, आगे क्या हम काम नहीं करेंगे। अगर C1 जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है, तो फिर हम एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, और अगर C2 ट्रू हो गया तो एल्स इफ के बॉडी के अंदर जो लिखा है वो चलेगा। अगर ये C1 C2 दोनों ही नहीं सही है, तो फिर हम एल्स में जो लिखा है वो रन करेंगे। ठीक है,
ये होता है इफ एल्स या इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, आप यहाँ पे एल्स इफ में बहुत सारे यूज कर सकते हो, यानी और भी 2-3 कंडीशन को इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस कंडीशनल स्टेटमेंट में दोनों में से कोई एक ही चलेगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो या तो ये चलने वाला है या तो यहाँ पे बॉडी जो है वो लिखेगी, दोनों कभी नहीं चलेगा एक साथ। सिमिलरली इस केस में या तो ये रन होगा या फिर ये रन होगा या फिर ये रन होगा, ये तीनों एक साथ कभी रन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज को, अब ये तो था कंडीशनल कि हम लोग ग्रेटर स्मॉलर कैसे सर्च करेंगे, जो अभी बताया था उसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं। अब आ जाओ फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लो। देखो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम लोग क्या एक्सक्यूज करते मी हैं सर। कि हम, हाँ सर इसका एक प्रोग्राम बनवा के बता देंगे सर एग्जाम्पल के तौर पे। बस बेटा प्रोग्राम पे आएंगे ना, पहले थ्योरी तो देख लो। देखो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ, ये प्रोग्राम ओके यहाँ पे देखो इफ और एल्स इफ आया है ना, मैं इसको सर। बताऊंगा अभी। मेरे साथ क्या चोट हो रही है सर, दोनों दोनों इफ एंड एल्स के दोनों प्रोग्राम सर रन हो रहे हैं, दोनों अच्छा, कंडीशन है। हाँ। तो आप वो स्क्रीन जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, तो मैं चेक करके बता दूंगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हो आप। ठीक है, ओके सर ओ ओके। ठीक। अब देखो फंक्शन क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में जो है बहुत सारी लाइनें होती है, बहुत सारी कोड होती है। ठीक है, अब एक काम तो आप ये कर सकते हो कि मान लो आप एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो पहला जो सबसे सिंपल और सबसे पहले ख्याल आता है वो ये कि जितनी चीजें हैं वो सब एक ही जगह लिख दो। ठीक है, जैसे खिचड़ी बना रहे हो, दाल भी डाल दिया, चावल भी डाल दिया, कुछ हरे मटर जो है वो भी डाल दो आप उसमें, प्लस हल्दी लहसुन मिर्ची जो भी है सब डाल दो उसी में। ठीक है, तो खिचड़ी बन जाएगा, सब कुछ उसी में मिला हुआ है। या फिर आप दूसरा कर सकते हो कि सबको अलग अलग करो, और जब खाना खाने बैठोगे तो सभी को थोड़ा 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 यूज कर सकते हो। दाल अलग बनाया है, चावल अलग बनाया है, सब्जी अलग है, अचार अलग है, पापड़ जो भी होता है वो सब आपने अलग अलग ले रखा है, और जब खाना खाने बैठ रहे हो तो फिर थोड़ा थोड़ा सबका यूज करो। ठीक है, तो वो जो सेकंड केस मैंने बताया वो ज्यादा सिस्टमैटिक और ज्यादा सुंदर दिखता है। वही वाला कंसेप्ट हम लोग प्रोग्राम में भी यूज करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में चाहे तो सब कुछ एक ही जगह लिख के उसको बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए जिसकी जरूरत नहीं है उसको अलग लिख दो, जहां जरूरत होगी उसको यूज कर लेंगे, बाकी वो अलग लिखा रहेगा। ठीक है, तो इससे होती क्या है, हमारी प्रोग्राम जो है वो देखने में छोटा, कंसाइज, सिंपल और समझने में भी आसान होता है। उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है एक बॉडी होती है, एक छोटा सा हिस्सा होता है कोड का, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो मैं उसका लिख दूं, सिंटैक्स लिख दूं, क्या होगा, क्या करोगे आप, सबसे पहले एक फंक्शन का नाम लिखोगे। तो मैं इसको एफ नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, एफ नेम का मतलब फंक्शन का नाम, जैसे हमारा आपका नाम है वैसे ही आप सबका एक नाम होगा, तो उसी तरह से फंक्शन का भी हम एक नाम देंगे। सिमिलरली अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो इनपुट लगेगा। ठीक है, तो वो इनपुट जो है वो कहलाता है पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट के नाम से। तो वो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट जो है हम पैरेंथेसिस, एक ब्रैकेट होता है स्मॉलर वाला, उसके अंदर देते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होगा, यानी कि वो नंबर ऑफ पैरामीटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। जितने पैरामीटर, जितने इनपुट इसको लगेंगे वो सब आप यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर करके लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक और चीज भी मेंशन करना होता है कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है एफ नेम नाम से, वो फंक्शन कुछ ना कुछ आंसर भी करता होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न भी करता होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट भी देता होगा। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो ये जो फंक्शन आउटपुट जनरेट करेगा वो आउटपुट किस टाइप का है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, इनपुट के केस में मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में इनपुट यहाँ देते हैं जिसको पैरामीटर बोल रहा हूँ, लेकिन आउटपुट के केस में हम एक्चुअल का आउटपुट क्या है वो नहीं यहाँ बताते, हम बस ये बताते हैं कि वो आउटपुट किस तरह का होगा। जैसे ये जो फंक्शन है ये रिटर्न जब करेगा तो हो सकता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे,
या हो सकता है ये एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करे, या हो सकता है ये एक फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू रिटर्न करे। तो वो एक्चुअल में क्या रिटर्न कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है कि 10.5 रिटर्न कर रहा है, मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं बस ये बताऊंगा कि वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा और उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप उसके लिख के बतानी होती है। कुछ कॉमन रिटर्न टाइप जो आप यूज करते हो वो होता है इंट, उसके अलावा फ्लोट, ठीक है, और भी होते हैं कैर, कैर कैरेक्टर को बोलते हैं। उसके अलावा एक रिटर्न टाइप और होता है जो होता है वॉइड। अब ये वॉइड जो है एक्चुअल में, वॉइड का नॉर्मल इंग्लिश में मतलब अगर आप ढूंढने जाओगे तो वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, शून्य, खाली जगह। ठीक है, जैसे हमारे यूनिवर्स जो है वो एक वॉइड है, वहां पे कुछ नहीं है, पृथ्वी और चांद के बीच में कुछ भी नहीं है, वॉइड है, नॉट इवन एयर, एयर भी नहीं है। सिमिलरली कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं देंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लिखते हैं वॉइड। ठीक है, अगर ये फंक्शन हमारा एक इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा है तो वो नंबर कौन सा कर रहा है ये नहीं बता रहे, बस मैंने ये बताया कि वो इंटीजर देगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इंट। ठीक है, अगर ये फंक्शन मेरा फ्लोट रिटर्न कर रहा होगा यानी डेसिमल टाइप का नंबर रिटर्न कर रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्लोट। ठीक है, सिमिलरली ये तीन चीजें समझ में आया, रिटर्न टाइप किस तरह का आउटपुट देगा उसके टाइप को बता रहा है, यहाँ पे लिखा है मैंने फंक्शन का नाम, और यहाँ पे मैंने लिखा है ये फंक्शन कौन कौन से पैरामीटर यूज कर सकता है, कौन कौन सा इनपुट यूज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलते, बच्चे बोलते हैं सर सारे इनपुट यही लिखना जरूरी है क्या, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ठीक, नहीं लिखना चाहो तो उसके ब्रैकेट के अंदर बॉडी में भी आप यहाँ पे अलग से इनपुट दे सकते हो। ये जो पैरामीटर होता है ये हम लोग यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यूज के केस में, जब वो डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन तो वहां पे आएगा। फिलहाल आप इसको मान लो कि एज ए इनपुट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। वो इनपुट 0 भी हो सकता है, मतलब कोई भी इनपुट नहीं हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितने भी इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, और वो सारे इनपुट कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। इतनी समझ में आ गई। अब इस फंक्शन के अंदर जो है क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर हम इसका काम करेंगे कि ये फंक्शन किस लिए बनाया है, वो वाला टास्क एक्चुअल में हम इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे फिर बताते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब हम लोग आ जाओ प्रोग्राम पे। एक्चुअल जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम था वो हमारा प्रोग्राम है कि हमें 3 नंबर्स यूजर से लेना है और उन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है, सबसे ज्यादा बड़ा है, वो नंबर को प्रिंट कर देना है। जैसे अगर यूजर ने 10, 20 और 30 दिया है, ये 3 नंबर, तो मुझे आंसर में 30 प्रिंट करके देना है क्योंकि तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, 30। अब आ जाओ प्रोग्राम में। क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट प्रोग्राम है आपकी क्लास में तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। मैं ये रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है। तो देखो सबसे पहले कोई सा भी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसमें कुछ हेडर फाइल्स हमें इंक्लूड करना होता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें एक कुछ हेडर फाइल, सर्टेन नंबर ऑफ हेडर फाइल्स यूज करने होते हैं। वो हेडर फाइल 1 तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जितने की सर जरूरत होती है वो सी सब। प्लस प्लस यूज हाँ करके बना रहे हैं ना? सी हाँ, प्लस सी प्लस प्लस यूज प्लस, करके। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस। ओके सर। मैं ये प्रोग्राम सी प्लस प्लस बता रहा हूँ क्योंकि ओपीएम सब्जेक्ट है, ओपीएम मतलब सी प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो हमें कुछ नंबर ऑफ हेडर फाइल्स यहाँ ऐड करने होते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर ये हेडर फाइल्स क्या होता है। अब हेडर फाइल्स ये है, जैसे मान लो अगर मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया मैथमेटिक्स में, ठीक है, या फिर दो नंबर्स को ऐड ही करने दिया, सबसे सिंपल एग्जांपल। तो नंबर्स को ऐड करने से पहले आपको उस नंबर्स के बारे में तो पता होना चाहिए, है ना, काउंटिंग तो आनी चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया हुई। यानी कोई हायर चीज जानने से पहले हमें कुछ लोअर चीजें तो पता होनी चाहिए ना। सिमिलरली हम जब प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ हमने इंट यूज किया, ठीक है, यहाँ हमने डबल यूज किया, यहाँ हमने सी आउट यूज किया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका मतलब क्या है,
जैसे ये इंट क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि इंट जो है इंटीजर होता है, लेकिन ये कहीं राइटिंग में है क्या, इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में कहाँ लिखी हुई है? तो वो डेफिनेशंस जो होते हैं वो हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर आपने ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोग्राम जब रन करेंगे तो जैसे ही उसको इंट दिखेगा तो उसको पहचान नहीं पाएगा कि ये इंट क्या है। जैसे मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ, आपके आईडी कार्ड से, है ना? तो वो आईडी कार्ड जो है एक तरह से वो हेडर फाइल के अंदर लिखी हुई है। आपको जब भी मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड में आपकी डिटेल रहेगी, मैं पहचान जाऊंगा आपको। उसी तरह से इस इंट की डिटेल जो है, इस इंट के बारे में सब कुछ लिखा है इस वाले नाम के हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, ये क्या है, IO स्ट्रीम, इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, स्ट्रीम। ठीक है, अब इस हेडर फाइल को मुझे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है, इसको यूज करना है, तो मुझे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है इंक्लूड। इस इंक्लूड का मतलब कि मेरे प्रोग्राम में जितना यहाँ दिख रहा है उसके अलावा भी कुछ चीजों को इंक्लूड कर लो। और वो चीजें कहाँ मिलेगी तुम्हें? वो चीजें मिलेगी तुम्हें IO स्ट्रीम नाम के हेडर फाइल के अंदर। ये एक फाइल है, जैसे हम लोग एक वर्ड फाइल बनाते हैं, डॉक फाइल बनाते हैं, वैसे ही एक फाइल है IO स्ट्रीम नाम का। उस फाइल के कंटेंट को भी यहाँ पे कॉपी कर दो, इसका मतलब ये है। और ये हैश जो है वो बताता है कि हम यहाँ पे हेडर फाइल लिख रहे हैं, ये एक सिंटैक्स के में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो यहाँ लिखा है वो है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इसको जो है फिलहाल कुछ दिनों तक ये मान के चलो कि ये ऐसा होता ही है, लिखना ही पड़ता है। जब हम लोग नेम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसका मतलब एक्चुअल में समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि इसको हमें यूज करना ही पड़ेगा C++ के प्रोग्राम में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 12th नंबर इस पॉइंट पे, इस वाले पे। ये क्या लिखा है? ये जो है ये है फंक्शन प्रोटोटाइप। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस पेंट वाले डायग्राम में कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसकी कुछ इनपुट लिखते हैं। तो इस फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना होता है। इसको यूज करना अगर है आपको तो हमें पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने का मतलब कि हम अगर उसको यूज करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में किसी भी चीज को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो फंक्शन के केस में हम उसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। मतलब कि मैं कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूं, उसका पैटर्न क्या है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो आप इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लें। ये जो लिखा है फाइंड बिगेस्ट, ये है फंक्शन का नाम। जैसे मेरा आपका नाम है वैसे ही इस फंक्शन का नाम है फाइंड बिगेस्ट। आप कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हो। मैंने अभी बताया था हर एक फंक्शन जो है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स पे काम करते हैं जिसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये है वो इनपुट्स जिसपे ये वाला फंक्शन काम करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंट इंट इंट। ये इंट क्या है? ये 3 बार इंट का मतलब ये है कि मुझे इसमें 3 पैरामीटर या 3 इनपुट देना है और वो तीनों इनपुट जो होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। ठीक है, सिमिलरली जब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा। मैंने बोला था रिटर्न टाइप भी लिखते हैं। तो पहला इंट जो है यहाँ पे ये जो लिखा है वो है रिटर्न टाइप कि कैसा आउटपुट मिलेगा। ये जो लिखा है ये क्या है? उस फंक्शन का नाम। इस पैरेंथेसिस के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये क्या है? उसके पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट और उसके टाइप। टोटल 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है और तीनों आर्ग्यूमेंट का जो टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 सवाल पूछे जाते हैं कि आप किसी जो लिखा है वो फंक्शन है या नहीं, ये कैसे पता करोगे कि ये फंक्शन है? जैसे यहाँ पे भी 3 नंबर लिखे हुए थे, है ना, ऐसे करके। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं। लेकिन ये फंक्शन है, ये पता कैसे चल रहा है मुझे कि ये फंक्शन है? तो जब भी आप इस दोनों ब्रैकेट के पेयर को देखते हो तो जिसके नाम के आगे ये लिखा होगा वो समझ जाओ कि वो एक फंक्शन है। जैसे यहाँ पे फाइंड बिगेस्ट के बाद एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। इसको ओपनिंग पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस, और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस।
इन दोनों के पेयर जहां मिल जाएं तो समझ जाओ कि उसके पहले जो लिखा है वो एक फंक्शन है। जैसे यहाँ पे देखो, इस मेन के आगे यहाँ पे भी ओपनिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, इसका मतलब कि ये मेन जो है ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन पहचानने का तरीका ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए, यानी सबसे स्मॉलर वाला ब्रैकेट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब देखो, ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है, इस सेमी कॉलन का मतलब होता है कि आप जो लिख रहे थे उसकी लाइन यहाँ खत्म हो गई। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो फुल स्टॉप लिखते हैं ना, कि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। उसी तरह से प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में अगर कोई स्टेटमेंट फिनिश हो जाता है और उसके बाद हम कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखने वाले होते हैं तो हमें सेमी कॉलन बताना होता है। अब इसके यूज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, धीरे धीरे वो समझ में आता जाएगा आपको, है ना। अब देखो, यहां मैंने ये सेमी कॉलन यूज किया है। अब जिनको सी प्लस प्लस आता है पहले से, वो ये बोल सकते हैं कि सर आप चाहो तो इस सेमी कॉलन को यहाँ हटा के इसकी पूरी बॉडी यहीं के यहीं लिख सकते हो। फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। आपको मैं फिर से बता दूं, एक फंक्शन जब आप यूज करोगे तो आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड होंगी। पहला उसका प्रोटोटाइप, जो कि अभी हमने देखा था, मैं शॉर्ट में प्रोटो लिख दे रहा हूं, है ना, प्रोटोटाइप। फिर हमें चाहिए फंक्शन का कॉल, और एक जगह हमें चाहिए फंक्शन का डेफिनीशन। मैं शॉर्ट में डेफी लिख दे रहा हूं। प्रोटोटाइप को डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक फंक्शन में ये तीन चीजें होती हैं। पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप, फिर फंक्शन का कॉल, फिर फंक्शन का डेफिनीशन। आप चाहो तो ये प्रोटोटाइप और डेफिनीशन दोनों एक ही जगह लिख सकते हो। ठीक है, वो बाद में मैं बताऊंगा, जब पूरा प्रोग्राम बता दूंगा उसके बाद। प्रोटोटाइप और डेफिनेशन आप एक जगह ही लिख सकते हो, और चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर आपने अलग अलग लिखा है तो प्रोटोटाइप के बाद आपको एक सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने एक जगह ही लिखा है तो फिर प्रोटोटाइप के बाद ये सेमी कॉलन नहीं लगाना है। कॉल के बाद हमेशा सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाओ प्रोग्राम पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिर्फ प्रोटोटाइप बताया है या डिक्लेरेशन बताया है, और इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं लिखा है, इस कारण से मैंने यहाँ सेमी कॉलन यूज कर लिया। ठीक है, इसकी बॉडी कहाँ है, तो प्रोग्राम के आखिरी में यहाँ पे। ठीक है, इस पे हम आएंगे अभी। अब इस स्टेटमेंट के बाद जो है हमारा दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ इंट मेन नाम का। मैंने अभी भी बताया कि मेन भी एक फंक्शन है। कैसे पता मुझे, क्योंकि ये पैरेंथेसिस मुझे दिख रहा है। इस मेन के अंदर पैरामीटर्स आपने कितने लिए हैं, एक भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। इस मेन का रिटर्न टाइप क्या है, मतलब ये वैल्यू किस तरह का रिटर्न कर रहा है, तो वो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, कोई सा भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है वो होता है मेन फंक्शन से, यानी कि आपको मेन फंक्शन जो है हर एक प्रोग्राम में लिखना ही लिखना पड़ेगा, बिना इसके आपका प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो मेन फंक्शन की बॉडी कैसे पता चली, ये ओपन स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो मेन की बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, अब हमें प्रोग्राम क्या है का बनाना था, तीन नंबर्स में लार्जेस्ट फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हमें वो नंबर लेना पड़ेगा यूजर से। अब नंबर लेने के लिए हमें सबसे पहले वो नंबर को पहचानने का तरीका बताना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीन नंबर्स को डिक्लेयर किए, या इसको बोल सकते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए। वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मैंने तीन वेरिएबल्स, तीन नंबर्स को रखने के लिए यूज किया है। नंबर 1 में पहला नंबर जाएगा, नंबर 2 में दूसरा नंबर जाएगा, नंबर 3 में तीसरा नंबर जाएगा। और ये तीनों नंबर्स जो है वो डबल टाइप के हैं। डबल टाइप का मतलब कि डेसिमल वाले नंबर हैं, और उसमें हम लोग बहुत ज्यादा प्रिसीजन यूज करें। आप चाहो तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इंटीजर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर लिखोगे तो आप डेसिमल वाले नंबर में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सब डेटा टाइप फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा भाई, अब इतना डिटेल। हाँ,
सर वहाँ फाइंड बिगेस्ट में जो पैरामीटर्स दिए उसमें तो इंटीजर है सर, यहाँ पे सर डबल यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें। यही वैल्यू ना सर वहाँ पे स्टोर होंगे। आपने आपने टाइप कास्टिंग पढ़ा होगा, यस सर। है ना। टाइप कास्टिंग में क्या होता है, एक डबल वाला नंबर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। यस सर। तो मैंने बताया ना, आप चाहो तो डबल भी लिख सकते हो, या फिर मैं इसको चलो यहाँ पे इंटीजर ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने 3 नंबर लिया इंट टाइप का। ठीक है, बस इसके डेफिनेशन में फिर मुझे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं देख लूंगा आगे कहीं अगर यूज करने जरूरत पड़ा तो। मैंने क्या किया, 3 नंबर्स जो है मैंने इंटीजर टाइप के ले लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जो है कोई यूजर ये तीनों नंबर कब इनपुट करेगा आपको, अगर मैं बोलूं, जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं या कहीं राइटिंग में मैसेज नहीं करूं कि बेटा आप मुझे अपना रोल नंबर बताओ, तब तक आपको सपना तो नहीं आएगा कि मुझे रोल नंबर बताना है। उसी के लिए मुझे क्या करना होता है, किसी भी प्रोग्राम में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आउटपुट को डिस्प्ले करना होता है, जिसके बाद यूजर एक्शन करे। तो वो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं सी आउट को। और ये सी आउट की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, आईओ स्ट्रीम में। मतलब ये सी आउट क्या क्या कर सकता है वो सब कहाँ लिखा है, आईओ स्ट्रीम के अंदर। सी आउट का जो सिंटैक्स है लिखने का वो ऐसा है, सी आउट लिखेंगे, फिर ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, सुबह की क्लास में बताया था आपको ये एक ऑपरेटर है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और उसके अंदर जो मैसेज आप लिखोगे उस मैसेज को कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट कर देगा, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना होगा, सी आउट की मदद से इस तरह से लिखना होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ इंटर दी फर्स्ट नेम नंबर की जगह मैं अपना नाम लिख दूं तो आउटपुट स्क्रीन पे मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब देखो जब ये यूजर ये वाला मैसेज देखेगा तो क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई अब मुझे पहला नंबर प्रिंट डालना है, टाइप करना है, तो यूजर एक नंबर टाइप करेगा। अब यूजर ने जो नंबर टाइप किया वो नंबर हम फर्स्ट नंबर तक पहुंचाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी इन नाम, सी इन को। ठीक है, और सी इन का सिंटेक्स कैसा है, सीन फिर ये वाले 2 ऑपरेटर लगाए और फिर नंबर 1। आप देख लो सी आउट और सी इन का जो सीक्वेंस है वो अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया नंबर 1। इस दोनों स्टेटमेंट से होगा क्या, इंडिविजुअली मैं अगर एक बार में बोलूँ तो पहले सी आउट से देखेगा यूजर कि अरे एक मैसेज लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर टू कंपेयर, तो यूजर एक नंबर टाइप करेगा और जैसे ही यूजर पहला नंबर टाइप करेगा तो इस सी इन की मदद से वो नंबर 1 में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी काम को हमने 2 और बार किया है जिससे हमें तीनों नंबर मिल जाए। ठीक है, एक बार num2 के लिए, एक num3 के लिए। अब देखिए यहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, आपका आवाज कट रहा सर। अरे बेटा नेटवर्क में कभी कभी दिक्कत आ जाती है ना। नंबर 1 के लिए जो काम किया था वही काम हम लोग num2 और num3 के लिए भी करेंगे ताकि हमें 3 नंबर जो है वो मिल जाए। ठीक है, अब देखो ये 22 नंबर का स्टेप, ये वाला स्टेप, यहाँ पे जो इस इक्वल टू, ये सिंगल इक्वल टू के बाद जो लिखा है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये जो लिखा है ये होता है फंक्शन कॉल। अभी मैंने बोला था ना कि फंक्शन में हमें 3 चीजें करनी होती है, डिक्लेरेशन, कॉल और डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन तो ऊपर कर रखा था, अब कॉल करने की जरूरत है। कॉल करने का मतलब कि एक्चुअल में हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को एक्चुअल में हम यूज कर रहे हैं। तब फाइंड बिगेस्ट नाम का जो फंक्शन बनाया था उसमें हमें 3 नंबर्स चाहिए थे। ऊपर देखो प्रोटोटाइप में भी लिखा है, एक इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर। और ये तीनों इंटीजर कहाँ स्टोर्ड है, नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में। तो मुझे वो तीनों नंबर यहाँ पे लिखने होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके सारे पैरामीटर सीक्वेंस में लिखते हैं और लास्टली एक सेमीकोलन लगाते हैं। ध्यान देना यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, फंक्शन के कॉल के समय रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता। तो होगा क्या, अभी तक की जो कहानी है उसके अनुसार कि हमें 3 नंबर्स यूजर से मिल चुके हैं और ये लाइन जब चलेगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल जब होता है
तो हमारा जो कंट्रोल होता है, हमारा जो सीपीयू होता है, वो क्या करता है, आगे की लाइनों को पढ़ना बंद कर देता है। मतलब आगे की लाइनें, मतलब ये वाली लाइन जो 23 नंबर पे लिखा है, 24 नंबर पे लिखा है, उसको रीड करना बंद कर देगा, ठीक है। और वहां से उठ के वो चला जाता है उस फंक्शन के डेफिनीशन के पास, जहां पे हमने फंक्शन को पूरा लिख रखा है। यानी कि 22 नंबर में जैसे ही ये वाली लाइन पढ़ी जाएगी, तो कंट्रोल क्या होगा, 22 नंबर से उठकर 26 नंबर पे आ जाएगा, 23-24 को नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो जब 26 नंबर पे आएगा तो देखो ये जो 26 नंबर लिखा है, ये होता है फंक्शन की डेफिनीशन। मैंने बोला था फंक्शन में 3 चीजें होती हैं, प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनीशन। तो यहाँ है हमने डेफिनीशन लिख रखा। डेफिनेशन का मतलब हुआ कि हमारे प्रोग्राम का में जो फंक्शन यूज हो रहा है, वो फंक्शन क्या क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है, वो पूरा टास्क हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब इसको समझ लो एक बार जल्दी से। क्या है, हमने फंक्शन की बॉडी यहां से स्टार्ट की, ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, ये जो करली ब्रेसेस है, इसका मतलब कि फंक्शन की बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, मतलब फंक्शन के अंदर का जो मटेरियल है वो इस बॉडी से यहां से स्टार्ट हो रहा है लिखा जाना। हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया अपनी तरफ से, बिगेस्ट नाम का। आप चाहो तो फंक्शन की बॉडी के अंदर जितने चाहो उतने यूज कर सकते हो डिक्लेरेशन, नए वेरिएबल्स को, लेकिन मेरे प्रोग्राम में एक की जरूरत थी तो मैंने एक ही ज्वाइन किया, एक ही यूज किया। बिगेस्ट नाम का एक और इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया था आपको चेक करने के लिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा नंबर लार्जर होगा, उसी का पूरा कंसेप्ट यहाँ यूज किया है। देखो हमने इफ लिखा और पहली कंडीशन लिखी है, जो मैंने ए बी सी से मदद से समझाया था, वही चीज यहाँ है। num1 को मान लो a इज ग्रेटर देन b, या फिर num1 इज ग्रेटर देन num2। तो इसके दो पॉसिबिलिटी होंगे, वो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दिया इफ और एल्स में यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये जो num1 और num2 है, इसके दो पॉसिबिलिटी होंगे, या तो ये चलेगा ट्रू होगा, या तो ये फॉल्स होगा। सॉरी सॉरी, उस समय जो मैंने बोला वो गलत बोला था, अभी बोल रहा हूँ सही। ये num1 और ये num2 जो है, इन दोनों के बीच में एक कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ की बॉडी चलेगी, और इफ की बॉडी कहां से कहां स्टार्ट हो रही है, यहां से यहां तक, सॉरी यहां तक, ठीक है। इफ की बॉडी है यहां से यहां तक। अगर ये सही होगा तो ये सारे लाइनें चलेंगी, ठीक है। और अगर ये सही नहीं होगा तो फिर एल्स चलता है, और एल्स चलने का मतलब एल्स की बॉडी के अंदर जो लिखा है वो चलेगा, ठीक है। यानी ये सही हुआ तो ये चलेगा, और अगर ये गलत हुआ तो ये चलेगा, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि ये सही है। अगर ये सही है तो हमें ये वाली लाइनें चलानी है। अब जब इस लाइन को चलाने के लिए आप गए तो देखते हो यहाँ फिर से एक कंडीशन लिखी है इफ एल्स में। तो जो कंडीशन इसके लिए थी वही कंडीशन इसके लिए भी होगी। हम फिर से चेक करेंगे क्या num1 num3 से भी ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को कॉमन एक साथ देखो, num1 num2 से भी बड़ा है, num1 num3 से भी बड़ा है, इसका मतलब num1 जो है वो लार्जर होगा, ठीक है। हमारा आंसर num1 होना चाहिए। ये रिटर्न पे मैं आता हूं थोड़ी देर में। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका एल्स चलना चाहिए, यानी कि num1 जो है num2 से तो ग्रेटर है लेकिन num3 से स्मॉलर है, इसका मतलब लार्जर कौन हुआ, num3, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो हमने ये चारों लाइनें चलाई। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये नहीं चलता, फिर क्या चलता, एल्स वाला हिस्सा, यानी कि ये चारों लाइनें। अब ये फॉल्स है अगर num1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू num2, इसका मतलब नंबर 1 बड़ा नहीं है नंबर 2 से, इसका मतलब कौन बड़ा है, नंबर 2। तो हमें चेक करना होगा कि क्या नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा है क्या, तो हमें फिर से इफ लिखना होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब कि नंबर 2 जो था वो 1 से तो बड़ा था ही, 3 से भी बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, नंबर 2। और अगर ये नंबर 2 फॉल्स हुआ ये कंडीशन, इसका मतलब नंबर 2 जो है नंबर 1 से तो बड़ा है,
लेकिन नंबर 3 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सबसे लार्जर कौन हुआ, नंबर 3। यहाँ पे जो ये जो हमने किया है, इफ के अंदर एक और इफ लिखा है, इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ लिखा है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। यानी इफ लिखा, उसकी बॉडी के अंदर फिर से इफ लिखा, और आप चाहो तो और भी नेस्टेड इसमें कर सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोग्राम। यहां से होगा क्या, देखो मैंने लिख रखा है ना रिटर्न, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इन चारों रिटर्न में से कोई एक ही रिटर्न चलने वाला है, इतना तो समझ में आ गया। अगर ये इफ ट्रू है तो फिर हम इस इफ को चेक करेंगे, ये इफ ट्रू होगी तो ये रिटर्न होगा, अगर ये इफ ट्रू नहीं है तो ये रिटर्न होगा, और अगर ये वाला ही इफ गलत था तो एल्स में चलेंगे हम, एल्स में ये इफ चलेगा, इस इफ के वजह से ये नम रिटर्न होगा, और अगर ये इफ गलत है तो ये नम रिटर्न होगा। यानी इन चारों में से कोई एक ही रिटर्न होकर के आने वाला है। रिटर्न होकर के आने का मतलब है कि आपको याद होगा, अभी मैंने बोला था कि जैसे ही कॉल देखता है फंक्शन तो कंट्रोल क्या किया, 22 से 26 लाइन पे पहुंच गया था। अब क्या होगा, अब वो रिटर्न हो रहा है वापस, और रिटर्न जब हो रहा है तो वो अपने साथ एक नंबर भी लेकर आ रहा है। ठीक है, वो नंबर कौन सा हो सकता है, num1 हो सकता है, num3 हो सकता है, num2 हो सकता है, या num3 हो सकता है, इन चारों में से कोई एक। और देखो यहाँ पे इसका यूज आपको समझ में आ गया। मैंने बोला था ना रिटर्न टाइप जो है वो टाइप बताता है किस तरह का नंबर वापस आएगा, तो हम किस तरह का नंबर उस वो आउटपुट देगा। तो या तो ये नंबर 1 नंबर 3 जो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे ये वाला, इसकी टाइप देखो ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इस कारण से यहाँ इंट लिखा हुआ होता था। तो जब कंट्रोल हमारा इन चारों रिटर्न में से किसी एक रिटर्न के कारण वापस यहाँ पे आएगा यहाँ पर, तो वो एक नंबर को लेकर आया हुआ है। ठीक है, तो वो जो नंबर वहां से वो लेकर अपने साथ आया है, हमें उस नंबर को स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ेगी। इस कारण से मुझे यहाँ पे एक और भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी, इंट रिजल्ट। अगर आपने ये वाली लाइन यहाँ से हटा दिया तो प्रोग्राम आपका वहां फंक्शन तक जाएगा, फंक्शन से एक नंबर लेकर आएगा, लेकिन उसको कहीं स्टोर करके रख नहीं पाएगा, जिससे आप आउटपुट नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, तो हमें फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करके आता है, यानी कि किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर इंट कैरेक्टर फ्लोट होता है, तो आपको वहां पर कॉलिंग की जगह पर उसी तरह का एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करके रखना पड़ता है या यूज करके रखना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि वो जो रिटर्न करके लाया हुआ वैल्यू है वो वहां पे स्टोर्ड हो पाए। यानी यहां से हमने num1 num3 num2 num3 में से जो भी नंबर लेके आए हो आप, वो रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर्ड हो गया। अब हमें उसी को डिस्प्ले कर देना है, तो हम वापस यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, सी आउट से एक मैसेज डिस्प्ले होगा। देखो ये इसके अंदर जो ग्रीन कलर में लिखा है ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है यहां तक। ठीक है, सॉरी ये यहां तक, एक मिनट, ये यहां से यहां तक एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें नंबर को भी प्रिंट करना है ना, जो नंबर हमारा आंसर है। तो अगर आप किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो, वेरिएबल क्या होता है, जो मेमोरी में आपने स्टोर कर रखा था, जैसे num1 num2 num3 रिजल्ट बिगेस्ट, इस तरह की चीजें वेरिएबल कहलाती है। उसके अंदर कुछ ना कोई डेटा है, अगर आप उस डेटा को प्रिंट कराना चाहते हो तो सी आउट की मदद से ही प्रिंट होगा, लेकिन उस केस में फिर आप ये वाला सिंबल जो है वो नहीं यूज करते हो। आपने देखो यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर इस रिजल्ट नाम के अंदर को है। तो अगर आप किसी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहो तो इन्वर्टेड कोट्स को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई मैसेज, टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कराना चाहो तो आपको इन्वर्टेड कोट्स की मदद लेनी पड़ेगी। जो लास्ट लाइन लिखा है रिटर्न 0, ये है हमारे मेन का वैल्यू जो रिटर्न करने वाला था। देखो मेन भी रिटर्न करना था ना एक वैल्यू इंट, वो इंट क्या है, 0। ये रिटर्न 0 का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम यहां से लेकर यहां तक के सारे लाइनों को पढ़ चुका है और अब ये आखिरी लाइन पे है और हमारा प्रोग्राम क्लोज होने वाला है। ये दर्शाता है रिटर्न 0। अगर आपने मेन के अंदर जो आखिरी रिटर्न 0 लिखा है, इसका मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम का आखिरी लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है, अब प्रोग्राम खत्म होने वाला है।
अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं। हमने इसको किया रन, सॉरी एक से इसको पहले छोटा छोटा कर दूं मैं। यहां से मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने C++ सेलेक्ट कर लिया। रन मैंने क्योंकि ऑलरेडी दबा रखा था, तो अब ये रन हो गया है। तो देखो मैं अब आपको सीधे आउटपुट स्क्रीन दिखा रहा हूँ। आउटपुट स्क्रीन में आपको वही मैसेज दिखा है जो मैंने आपको बताया था ऊपर। यहाँ से देखो आप, पहले सी आउट के लिए क्या लिखा था, इंटर द फर्स्ट नंबर टू कंपेयर, वही एज इट इज लिखा आ रहा है। अब इस मैसेज को देखने के बाद यूजर एक नंबर टाइप करेगा। मैं एक नंबर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक नंबर टाइप किया 50, और अब मैं इंटर प्रेस करूंगा। तो इंटर प्रेस करने के बाद ये सी आउट सी इन का पेयर का काम खत्म हो गया। अब दूसरे सी आउट सी इन के पेयर का काम शुरू हो रहा है। सेकंड मैसेज डिस्प्ले हुआ, मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर टाइप करूंगा, फिर इंटर प्रेस किया, तो अब ये थर्ड सी आउट सी इन का जो था पेयर, उसका काम शुरू हो रहा है। तीसरा मैसेज डिस्प्ले हुआ, मैं एक और नंबर टाइप करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद कि फंक्शन का सीपीयू जो है वो कहाँ पे चला गया, इस फंक्शन कॉल के पास। नंबर 1 में चला गया 50, नंबर 2 में चला गया 25, नंबर 3 में चला गया 30, और ये पूरा फंक्शन कॉल जो है चला। अब देखो नंबर 1 में क्या है 50 ग्रेटर देन है 25 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम इस बॉडी में अंदर आए, नंबर 1 था 50, नंबर 3 था 30, 50 जो है 30 से भी ग्रेटर है, तो हमारा ये स्टेटमेंट रिटर्न हुआ है। यानी नंबर 1 यानी कि 50 को हम रिटर्न करके लेकर गए यहाँ पे वापस, और उस 50 को स्टोर कर दिया रिजल्ट के अंदर। और उसके बाद ये सी आउट चला है, जिसके वजह से बिगेस्ट नंबर इज लिखा आया, और ये रिजल्ट जो वेरिएबल था उसके अंदर का डेटा, देखो रिजल्ट लिखा वर्ड नहीं लिखा है, RESULT नहीं लिखा आ रहा है, बल्कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो लिखा हुआ आया है यहाँ पे हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रोग्राम और उसका कोड और उसका आउटपुट। ठीक है, मैं इसको आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, एक बार आप अपनी तरफ से भी देख लेना, अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल में चलाकर देख लेना, कहीं कोई डाउट आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। सर ये इंट रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड बिगेस्ट, ये थोड़ा सा समझा दीजिए लाइन में। देखो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर से मेरे लिए टिफिन लेके आना, ठीक है, तो आप तो अपने घर से टिफिन पैक करके लेके आ गए। अब मैं जब कॉलेज में आप लेकर आए हो तो मैं आपको मिला ही नहीं, तो आप वो टिफिन का क्या करोगे। सिमिलरली जब फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और मैंने ये भी बोला है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इस फंक्शन के प्रोटोटाइप में देखो मैंने बोल रखा ना कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, यानी वो फंक्शन अपने साथ एक इंटीजर वैल्यू लेकर आने वाला है। तो जब हमने फंक्शन को कॉल किया था तो ये फंक्शन के कॉल होने के बाद मुझे एक नंबर आने वाला है वहां से। तो जब एक नंबर वहां से आएगा, एक डेटा आ रहा है, तो मुझे उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं उस डेटा को स्टोर करूंगा तो मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और मुझे उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करना है। आप चाहो तो इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहीं पे लिख सकते थे, कॉमा लगा के रिजल्ट, या फिर C++ आपको बोलता है कि जहां जरूरत है वहीं पे डिक्लेयर कर दो, तो आप यहाँ इंट रिजल्ट भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इंट को हटा दो और यहाँ पे पहली लाइन में कॉमा लेके रिजल्ट लिख दो, ये भी सही है। इसके पहले जो लिखा हुआ था वो भी सही था। मिला जुला के बस कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जब रिटर्न करके कुछ लेकर आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए वेरिएबल जो कि उस डेटा को स्टोर करे, और उस वेरिएबल का टाइप बिल्कुल उसी टाइप का होना चाहिए जैसा टाइप फंक्शन का रिटर्न का है। अगर आपने यहाँ कैरेक्टर लिख दिया होता तो फिर गड़बड़ हो जाता। ठीक है, चलो अब अटेंडेंस दे दो, आपकी दूसरी क्लास का टाइम भी हो रहा है। सर डबल स्लैश का मतलब क्या रहता है, कमेंट लिखना है? ये जो डबल स्लैश का मतलब है ये कमेंट है। इस कमेंट का मतलब कि ये जो लाइन लिखी है, ये जो वर्ड लिखा है डिक्लेयर द वेरिएबल्स, इसका आपके प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने बस इसलिए लिखा है
ताकि कोई अननोन व्यक्ति अगर देखता है इस प्रोग्राम को तो उसको समझ में आए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसा हम लोग सी में लिखते हैं वैसे ही इधर भी ऐसा हाँ हाँ बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही। आप वहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट भी कर सकते थे, यहाँ पे भी वो काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे C+C में था स्लैश स्टार और फिर मल्टीलाइन कमेंट फिर स्टार स्लैश, वैसा है आप यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर डबल स्लैश से भी कर सकते हो सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है। ओके सर। चलिए अब अटेंडेंस दे दीजिए।